फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन बच्चों किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूड करने का प्रयास किया जाता है। तो प्लीज़ बच्चों अंत तक बने रहिए, क्लासेज को बहुत अच्छे से अटेंड करिए और सभी क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास करिए। यदि गलत होता है तो आप उसको नोट डाउन करके लर्न करें, विचार करें कि किस टॉपिक पे आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, अ ड्रग विच प्रोड्यूसेस स्लीप और टॉरपॉर, मतलब एक ऐसी कौन सी दवा है जो आपको नींद ले आती है, आपको नींद, आपके बॉडी में नींद को प्रोड्यूस करती है। बताइए, पॉइजन करेंगे आप, एंटीसेप्टिक करेंगे या नारकोटिक करेंगे या पैनेसिया करेंगे। विच ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वर्ड पावर के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो बताइएगा, पॉइजन करेंगे या एंटीसेप्टिक या नारकोटिक। फटाफट आंसर करें बच्चों। क्लास नंबर 43 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल सही, यस, ऑप्शन नंबर सी नारकोटिक होता है, जिसको, जिस दवा को दे करके किसी को नींद लेवाई जाती है या फिर उसको क्या किया जाता है, उसको नींद को, उसकी नींद को पूरा किया जाता है। पॉइजन तो आप जानते हो विष या जहर होता है। एंटीसेप्टिक कभी भी बॉडी में शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, एंटीसेप्टिक एंटीबॉडी। और पैनेशिया मतलब होता है क्योर फॉर ऑल डिजीज़, तो यहाँ पर रामबाण इलाज, ऐसा पैनेशिया का मीनिंग है। तो यहाँ बाकी ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हैं। नारकोटिक इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। फटाफट आंसर करते रहें। अ हैंड राइटिंग विच कैन बी इजिली रेड, बताइए कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक ऐसे हैंड राइटिंग के लिए बना है जो आराम से पढ़ा जा सके। हिंदी में आप इसको कहते हैं ना पठनीय। ठीक है, पठनीय हिंदी में बोलेंगे और अपठनीय बोलते हैं जिसको पढ़ा ना जा सके, याद है ना। तो लेजिबल, इलेजिबल, अब आपको याद हो गया होगा। तो बताइएगा, इनक्योरेबल मतलब होता है लाइलाज, यानी कि जिसका कोई इलाज ना हो। लाइलाज बीमारी को इनक्योरेबल कहते हैं। इलेजिबल, ये आपका देखिए, ये बी ऑप्शन। और सी ऑप्शन देखे, क्लिके, क्लिके मतलब होता है चलन से बाहर, आउटडेटेड कहते हैं ना आप, चलन से बाहर। जैसे आपने अगर पोएट्री के जो है वर्ड को पढ़ा हो तो आपने हैथ वर्ड पढ़ा होगा जो कि आज यूज़ नहीं होता। ठीक है, आपने डोथ वर्ड पढ़ा होगा जो यूज़ नहीं होता। आपने दाई वर्ड पढ़ा होगा, ये भी आउट आउट ऑफ डेट है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में इसका यूज़ नहीं होता। ऐसे शब्दों को क्लिके कहते हैं। इनक्योरेबल लाइलाज होता है। और एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, इजी टू ईट। ठीक है, ये इलिजिबल जो है, इलिजिबल, ILLEGIBLE मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रेड, अपठनीय। तो यही बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। बी वाले बच्चे 1 नंबर इंक्लूड कर लें। और बच्चे आप स्कोर नहीं बताते हो अपना, ठीक है, आप अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताया करें, अदरवाइज़ हम नहीं जान पाते कि कौन सा बच्चा कितना मार्क गेन किया। ठीक है, या कितने क्वेश्चंस किस बच्चे के गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है। तो ज़रूर से ज़रूर आप अपने मार्क्स शेयर करें और किस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है वो भी बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, इसको क्या कहेंगे। मीन्स क्या, महिलाओं के समस्याओं को पढ़ जो है क्या कह सकते हैं, महिलाओं की समस्या को देखने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा। पहला कार्डियोलॉजिस्ट, दूसरा सर्जन, तीसरा गायनिकोलॉजिस्ट और चौथा मीजोगाइनिस्ट। याद करें, बताएं, आपको बताया भी गया है कुछ ऐसे रिलेटेड वर्ड। और गायनिकोलॉजिस्ट, मीजोगाइनिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन, इसकी स्पेलिंग भी बच्चों आप याद कर लें, स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछता है। ओके, तो स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछता है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो पूछता ही है। बताइए, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है हृदय के डॉक्टर, हृदय संबंधी डॉक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ। सर्जन मतलब आप जानते हैं शल्य चिकित्सक, ठीक है, शल्य चिकित्सक। और गायनिकोलॉजिस्ट तो गायने, गायने मतलब होता है फीमेल, स्त्री। तो यही आपका गायनिकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ। ठीक है, और आपका
मिजोगाइनिस्ट मतलब होता है स्त्री द्वेषी, अ पर्सन हु हेट्स विमेन, जो महिलाओं से नफरत करता हो मिजोगाइनिस्ट होता है। और गायनिकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग संबंधी विज्ञान का अध्ययन करने वाली। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सी वाले बच्चे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको क्या बोलेंगे, है ना। बिना पैसे दिए या मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाए तो एक शब्द आप हिंदी में यूज़ करते हैं निःशुल्क, याद करते हैं ना, यूज़ करते हैं ना निःशुल्क। तो बताइएगा, ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, चलिए बताइए। मर्सनरी मतलब क्या होता है, पहले इसका आंसर आप बताएं, तब हम चारों पोस्ट जो है ऑप्शन कंफर्म करेंगे। देखिएगा, पहला मर्सनरी है, दूसरा है ग्रेटिस, और चौथा है वर्थलेस, और तीसरा और चौथा ऑब्सोलेट। बताइए क्या करेंगे करेक्ट। बिल्कुल बी वाले बच्चे आंसर करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए इसको कंफर्म करते चलते हैं। मर्सनी मतलब होता है पैसे के लिए काम करने वाले, भाड़े का टट्टू कहते हैं ना इंग्लिश हिंदी में, मतलब पैसे आप दे दो और कुछ भी करा लो। विशेषकर ये इस शब्द का प्रयोग जो है सैनिकों के संबंध में किया जाता है, जब पैसे के लिए सेना में लोग भर्ती होते हैं, दैट इज कॉल्ड मर्सेनरी। ओके, और ग्रेटिस आपका होता है, यही होता है इसका करेक्ट आंसर, निःशुल्क। ठीक है, ग्रेटिस का मतलब होता है निःशुल्क। और वर्थलेस है, वर्थलेस का मतलब बेकार होता है, गुणहीन होता है। और ऑब्सोलेट मतलब होता है वर्ड नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब एक ऐसा शब्द जो बहुत दिनों से यूज़ ना किया गया हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेट। ओके, नो लॉन्गर इन यूज़। ठीक है, तो चलिएगा, आपने आंसर बी को करेक्ट किया है, बिल्कुल सही। चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड गाइटी का क्या मीनिंग है। पहला गेनेस, दूसरा डिलाइट, तीसरा प्लीजर और चौथा ग्लूम। गाइटी का क्या मीनिंग है बताएंगे। गेनेस, डिलाइट, प्लेजर, ग्लूम, विच आंसर विल बी करेक्ट आंसर, बताइए। देखिए, गाइनेस तो गे होता है ना, गे गे मतलब प्रसन्न, तो गेनेस, आप इसको गेनेस मतलब प्रसन्नता, डिलाइट मतलब भी प्रसन्नता, प्लेजर मतलब भी प्रसन्नता। तो इन चारों ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं कि जो चौथा ऑप्शन है यही है इसका थोड़ा सा बाकी तीन ऑप्शन से अलग मिल रहा है। तो ये डी आंसर, बिल्कुल डी वाले बच्चे करेक्ट हैं, डी करेक्ट होगा। एंटोनिम पूछा है, गाइटी मतलब क्या होता है, गेनेस, डिलाइट और प्लेजर, प्रसन्नता। ओके, तो डी आंसर अपना करेक्ट आंसर है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। कमेंस का क्या मीनिंग है। पहला है एंटोनिम आपको बताना है, ठीक है, कमेंस का एंटोनिम बताना है। तो आपने देखना है कि स्टार्ट है, इनिशिएट है, बेगिन है कि टर्मिनेट है, बताइएगा। बस बिल्कुल आपको हिंट मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही हिंट दिया है, कोई ना कोई आपको हिंट जरूर मिलेगा, आपने कोशिश बस करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कमेंस का एंटोनिम बताइए। देखिए बच्चे, स्टार्ट, इनिशिएट और बेगिन का मतलब होता है ना प्रारंभ करना, टर्मिनेट मतलब होता है अंत करना या ख़त्म करना, तो एंड हो जाएगा, टर्मिनेट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपने डी आंसर करेक्ट कर लिया है, बिल्कुल सही। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, फिल्थी का क्या मीनिंग है। प्योर, डाइटी, फाउल, इम्प्योर। प्योर इम्प्योर तो आपको बिल्कुल पता है, प्योर आपका शुद्ध है, इम्प्योर अशुद्ध है, बाकी फाउल और डाइटी आपने कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, फिल्थी का क्या मीनिंग है, एंटोनिम बताना है बच्चे। अगर आपने फिल्थी का मीनिंग देख लिया तो बस आप तनिक भी कंफ्यूज ना हो। देखिए, एंटोनिम आपको बताना है, तो देखिए आपको क्या करना है। फाउल मतलब होता है ना भद्दा, बेकार, इम्प्योर मतलब भी अशुद्ध, डाइटी मतलब भी अशुद्ध है, तो ये आपका जो है इसका क्या है, सिनोनिम है फिल्थी का मतलब। प्योर यही एक अलग शब्द है जो कि इसका एंटोनिम है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फिल्थी। फिल्थी मतलब क्या होगा, अशुद्ध, बेकार, बेढंगा, और इसका शुद्ध, प्योर, इसका एंटोनिम होगा।
लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. हिज पार्टी मेनली कंसिस्ट ऑफ हिज किथ एंड किन. अब ये किथ एंड किन का मीनिंग क्या है? बहुत ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में किथ एंड किन का मीनिंग पूछा होता है और ये आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस में मिल जाएगा. ओके, तो आपने ध्यान रखना होगा कि ये किथ एंड किन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से याद कर लें. अब देखिए कह रहा है ना कि उसका पार्टी विशेष तौर पर किथ एंड किन के लिए बनाया गया था. तो किथ एंड किन मतलब फ्रेंड करेंगे आप, या फैमिली मेम्बर्स करेंगे आप, या रिलेटिव्स करेंगे, या पीपल हु हैव नो रिलेशन. बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि जिससे कोई संबंधी ना हो उसको भी आप पार्टी दें? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा करता होगा. ठीक है, ज़रूर कुछ ना कुछ परिचय होता है या कुछ सहानुभूति आप ना, तो तभी आप किसी के की मदद करते हैं. अदरवाइज़ आप इस तरह की पार्टी वगैरह का प्रोग्राम तो अपने जान पहचान को ही देते हैं. तो अगर फ्रेंड्स होता तो आपने इसको करेक्ट कर सकते थे, बट यहाँ फ्रेंड है, एक मित्र की, गलत हो गया. फैमिली मेम्बर्स, तो देखिए उसकी पार्टी फैमिली मेम्बर्स के लिए थी, यह भी इनकरेक्ट है. आपको बस यही ध्यान रखना है कि किथ एंड किन बराबर आपको रिलेटिव याद रखना है. ठीक है, रिलेटिव से इज कॉल्ड किथ एंड किन. किथ एंड किन का मतलब रिलेटिव्स. दिस वन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9. ही नेवर कम अराउंड. अब अंडरलाइन वर्ड कम अराउंड है, इसका क्या मीनिंग है? ही नेवर कम अराउंड टू आवर वे ऑफ थिंकिंग. बताइए, मतलब क्या? हमारे सोचने के तरीके से वह कभी नहीं लाइक करेगा, सबमिट करेगा, विरोध करेगा या सहमत होगा. तो कुल मिलाकर के आपका मीनिंग कहाँ फोर्सफुल हो रहा है? सहमत होगा पे हो रहा है कि लाइक, सबमिट या अपोज पर? बताएं. बिल्कुल बच्चे, डी, अग्री. अग्री, ही नेवर अग्री टू आवर वे ऑफ थिंकिंग. तो हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट. बाकी ये तीनों इनकरेक्ट है. कम अराउंड मीन्स अग्री. क्वेश्चन नंबर 10 पर देखेंगे. इफ यू बट योर सेल्फ इन माई शूज यू विल कम टू रियलाइज द वर्कलोड ऑन मी. दिए गए स्टेटमेंट में आपको एक अंडरलाइन एक्सप्रेशन दिया है, इट इज बट योर सेल्फ इन माई शूज. तो इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? यू विल कम टू रियलाइज द वर्कलोड ऑन मी, मतलब आप अगर इसकी मीनिंग निकालेंगे तो आगे कह रहा है कि तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे ऊपर कितना वर्कलोड है. अब बताइए, पहला ऑप्शन बिकम एन ऑफिसर, दूसरा ऑप्शन वियर माई शूज, तीसरा ऑप्शन कीप योर सेल्फ इन माई प्लेस, और चौथा ऑप्शन हैव शूज लाइक मी. विच ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर? बताइए. देखिए, यही कहते हैं ना कि तुम्हें तब पता चलता जब तुम मेरे जगह पर बैठ करके महसूस करते कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, तब तुम्हें मेरे तकलीफ़ का अंदाज़ा होता. ऐसा स्टेटमेंट आप अक्सर अपने डेली लाइफ में यूज. तो जब तुम ऑफिसर बनोगे तब मेरे काम का भार पता चलेगा. जब तुम मेरे जूते पहनोगे तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल हटा दें. तुम्हारे पास मेरे जैसे जूते होंगे तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. कीप योर सेल्फ इन माई प्लेस, जब तुम मेरे स्थान पर अपने आप को रखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरे ऊपर कितना काम का भार है. ओके, बिल्कुल सही बच्चों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इसका क्या मीनिंग है? कहते नहीं पलक झपकते ही काम हो गया. क्या करेंगे आप? कॉम्प्लिकेशन आंसर करेंगे, विजनरी स्कीम याद करेंगे, या गुड एंड बैड टाइम याद करेंगे, या वेरी क्विकली याद करेंगे? तो मुझे लगता है ये बच्चे आपसे गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान सा है, बट एग्ज़ाम में पूछता है, सो आई प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चन. बताइए, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, कहते नहीं हो आप पलक झपकते ही, इट मीन्स क्या होगा आंसर? बिल्कुल डी वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं, है ना? डी वाले बच्चे बिल्कुल, हाँ, डी करेक्ट आंसर होगा. वेरी क्विकली, देखिए कॉम्प्लिकेशन, विजनरी स्कीम और गुड एंड बैड टाइम्स का कोई जो है तनिक भी हवा नहीं लग रही है इन सारे ऑप्शंस की. आपने क्या कर देना है? डी ऑप्शन. वेरी क्विकली आप अक्सर हिंदी में यूज़ करते हैं.
ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12th। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है और ये सेंटेंस किस में है, पहले तो आप यही पहचान के बताएं, उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं जब आप पढ़ते हो सिंथेसिस, और जब आप सेंटेंस वैसे कॉमनली पढ़ते हो तो 5 प्रकार के हो जाते हैं, असर्टिव, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी, ठीक है, और इंट्रोगेटिव। 5 हो गए। बट जब आप इसको सिंथेसिस में पढ़ते हैं तो आपको 3 प्रकार के मिल जाएंगे, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, दो सरल और कोई साधारण कहेंगे, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो ये आपके 3 प्रकार के हो गए, यानी कि कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल। अब ये दिया गया स्टेटमेंट किस में है, सिंपल सेंटेंस में। ओके, बिल्कुल सिंपल वाले करेक्ट हैं बच्चे। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की क्या खासियत होती है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ओके, आई रिक्वेस्ट योर हेल्प, तो आई रिक्वेस्ट यहाँ पर आपने प्रेजेंट किया तो रिक्वेस्ट कर दिया, पास्ट करते तो रिक्वेस्टेड कर देते, ठीक ना, बिल्कुल सही आपका जो है ये सिंपल सेंटेंस। अब आप आंसर करें, आई रिक्वेस्ट एंड यू हेल्प्ड, आई रिक्वेस्ट दैट यू शुड हेल्प, आई रिक्वेस्ट एंड यू हेल्प मी, और आई नॉट ओनली आई रिक्वेस्ट बट आल्सो यू हेल्प मी। बताइए कौन सा करेक्ट करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ आपको बस आपको कंजक्शन याद रख लेना है। कंजक्शन की बात अगर आप करते हैं तो कंजक्शन दैट को आपने मिल गया बी ऑप्शन में, ठीक है, दैट हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, और बिकॉज, सिंस, एज, और आपको मिल जाएगा अनलेस, अनटिल, इफ, ये सब आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजक्शन होते हैं, इसलिए आपको दैट चुन लिए तो आपका बी आंसर करेक्ट है। वही कंपाउंड पूछता तो एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, बट, और यट, स्टिल, एंड, सो, देयरफॉर, आइदर आर, नाइदर नार, ये सब कंपाउंड का है। ओके, तो आपको बस ध्यान कर लेना है, कम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन लगते हैं और एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। चलिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। आपको सेंटेंस मिल रहा है, ही वॉज रिजेक्टेड ओइंग टू इल हेल्थ। ये किस में दिया गया है, सिंपल में कि कॉम्प्लेक्स में कि कंपाउंड में, बताइए किस सेंटेंस में है ये। इसके बाद जो भी है आपको इसका आंसर बताएं, फिर इसको कंपाउंड में चेंज करें। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ही वॉज रिजेक्टेड ओइंग टू इल हेल्थ, मतलब अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए ही वॉज रिजेक्टेड, ये सिंपल सेंटेंस है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ओके, सिंपल सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस और एक जो है एक ही फाइनाइट वर्ब, इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगता है, ठीक है। ये ओइंग टू कंजक्शन नहीं है, ओइंग टू एज ए प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, तो तनिक भी आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बताएं, हीज हेल्थ वॉज बैड एंड सो, आपको कंपाउंड करना, अभी आपने देख लिया ना कि कंपाउंड सेंटेंस का जो है क्या होता है कंजक्शन। पहला हीज हेल्थ वॉज बैड, उसका स्वास्थ्य खराब था, एंड सो ही वॉज, और इसलिए वह रिजेक्ट हो गया, ये सही होगा। या दूसरा कह रहा है कि बिकॉज हिज हेल्थ वॉज बैड, ही वॉज, तो बिकॉज तो आपका कॉम्प्लेक्स में आता है, और तीसरा देखिए सिंस भी कॉम्प्लेक्स में आता है, और आप देखिए सो आता तो कंपाउंड में है, बट आपका मीनिंग भी तो नहीं चेंज होना है। मीनिंग आप देखिए, मीनिंग कह रहा है ही वॉज रिजेक्टेड, वह रिजेक्ट हो गया इसलिए उसका स्वास्थ्य बुरा हो गया, नहीं ना, ये उल्टा मीनिंग कंप्लीट कर दिया। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर, एंड सो आपका कंपाउंड सेंटेंस का कंजक्शन है, और इसलिए ओके, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द फायर मैन मैनेज्ड टू, ऑप्शन है द फायर। आपको देखना है कि ये जो फ्रेजल वर्ब है इसका क्या मीनिंग है। फ्रेजल वर्ब की मीनिंग, पहला है पुट ऑन, दूसरा पुट ऑफ, तीसरा पुट डाउन, और तीसरा पुट आउट, और चौथा पुट डाउन। बताइए क्या कंप्लीट करेंगे।
तो इसको आप कंप्लीट करके बताएं क्या कंप्लीट होगा यहाँ पर, फटाफट आंसर करें। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। पुट ऑन मीन्स, ध्यान करिएगा बच्चों, यहाँ पर आग बुझाने की बात हो रही है ना, तो आग बुझाना का मीनिंग क्या होता है बताएं। ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब बनता किससे, पहले इसको देख लें। एक आपको वर्ब मिलेगा और एक प्रीपोजिशन मिलेगा, ठीक है। एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब एक अपनी मीनिंग ये निकाल लेता है, ओके। तो जैसे अगर आपको कहना लुक इनटू, तो मतलब होता है लुक मने देखना, इनटू मने में, लेकिन इसका मीनिंग है टू इन्वेस्टिगेट, यानी जांच पड़ताल करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, आप देख पा रहे हैं ना। और आप देखिए टर्न ऑफ हो तो टू एक्सपेल, टर्न डाउन हो टू रिजेक्ट, टर्न आउट हो टू एक्सपेल, टर्न अवे हो टू कैरी अवे। उसी प्रकार से पुट ऑन हो अगर, तो पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, यानी कि टू वियर, किसी चीज़ को पहनना पुट ऑन होता है। टू वियर। पुट ऑफ मतलब टू पोस्टपोन, या टू क्या कहते हैं, उतारना या स्थगित करना, ठीक है। टू पोस्टपोन, ये आपका टू पोस्टपोन हो जाएगा इसका। और आपका पुट ऑन मने पहनना, पुट ऑफ मतलब उतारना या स्थगित करना। और आपको तीसरा मिल जाएगा पुट आउट मतलब टू एक्सटिंग्विश्ड, यानी किसी चीज़ को बुझाना। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और पुट डाउन मीन्स होता है टू कीप अंडर प्रेशर, ओके। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सी वाले बच्चे करेक्ट हैं। और ये चारों की मीनिंग आप लिख लें। पुट डाउन मीन्स टू वियर, पुट ऑफ मीन्स होता है, पुट ऑफ की मीनिंग लिखें टू पोस्टपोन। और पुट ऑफ का दूसरा मीनिंग टू अनकवर भी होता है। पुट आउट मतलब टू एक्सटिंग्विश्ड, स्पेलिंग भी लिखते चलें, ठीक है। EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। और पुट डाउन मतलब टू कीप अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर, ओके। तो आपने ध्यान कर लिया, ओके। लर्न कर लें बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। द प्यूपिल वॉज आस्क्ड टू राइट हिज नेम। आपको ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द एक्सरसाइज बुक, आपको ये फिल इन द ब्लैंक में भरना है। राइट बैक करेंगे, राइट डाउन करेंगे, राइट इन करेंगे कि राइट अबाउट करेंगे। मुझे लगता है इससे आसान प्रश्न आपको नहीं मिल सकता था, बट आपने जो है, यदि आपका करेक्ट होता है तो आप बताएं। द प्यूपिल वॉज आस्क्ड टू राइट, बहुत अच्छे, बिल्कुल। राइट डाउन, बहुत बढ़िया। राइट डाउन, ओके, मतलब राइट डाउन, पेन डाउन मतलब होता है लिखना, बहुत आसान सा है, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने इसको बना दिया कि आपने सोचें कि इतना इजी कैसे दे सकता है। राइट बैक नहीं होगा, राइट डाउन मतलब लिखना, राइट इन और राइट अबाउट भी नहीं होगा। कह रहा ना कि प्यूपिल वॉज आस्क्ड टू राइट, कहा बच्चे से कहा गया लिखने के लिए अपना नाम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द एक्सरसाइज बुक, एक्सरसाइज बुक के फ्रंट पेज पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही, सभी बच्चों का करेक्ट है लगभग। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। मोस्ट एनिमल्स विच आर नॉकटर्नल हैव आ शार्पर, अब आपको मिल रहा है बीच में फिल इन द ब्लैंक्स, एट नाइट देन इन द मॉर्निंग। बताइए क्या करेंगे आप इसको, साइट करेंगे यहाँ पर, या आई करेंगे, विजन करेंगे, या व्यू करेंगे, बताइए। मिलता जुलता ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। आप बहुत आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं, बट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। बताइए। देखिए साइट मतलब दृश्य होता है, ओके, साइट मतलब दृश्य होता है। आई मतलब आँख होता है, आप इसको जानते हो, ये क्या बताना। विजन मतलब होता है नेत्र ज्योति, नेत्र ज्योति या दृष्टि, जिससे आप देखते हो। और व्यू मतलब नज़रिया होता है। अब तो आपने ढूंढ ही लिया होगा क्या करेक्ट होगा, बिल्कुल सही, विजन। विजन मतलब होता है नेत्र ज्योति, दृष्टि, रोशनी। साइट, आई और व्यू इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। लगभग सही बच्चों का, सभी बच्चों का करेक्ट है सी आंसर। विजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
मोस्ट एनिमल्स विच आर नॉक्टर्नल हैव अ शार्पर साइट, शार्पर आई, शार्पर विजन, शार्पर व्यू, तो शार्पर विजन होगा एट नाइट देन इन द मॉर्निंग। चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। इफ आई वर, अब आपको बताना है सब्जेक्टिव केस होगा कि ऑब्जेक्टिव केस। आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट, बताइए यदि मैं वह होता, यदि मैं वह होता, यदि मैं वे होता, यदि मैं कोई और होता तो क्या करेंगे, इसका आंसर आप बताते रहें। इफ़ के बाद आपने वर करना है, यानी कि आप इसको सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इफ़ के बाद अब आपको याद रखना पड़ेगा कि जो वर्ब होगा, वर, इसके बाद आपको क्या करना, बिल्कुल सही बच्चे, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव केस आप लाएंगे ना, सब्जेक्टिव केस नहीं लाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यदि मैं वह होता तो हिम आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है। देम इसलिए नहीं करेक्ट होगा क्योंकि एक आदमी एक ही हो सकता है, एक से अधिक रूप नहीं बना सकता, इसलिए ये नहीं होगा। ये सब्जेक्टिव केस की वजह से नहीं होगा। और यहाँ पर अननोन पर्सनैलिटी आप नहीं निर्धारण कर सकते, तो यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। एज एंड एक्सपीरियंस हैव बीन ब्रॉट, अब इस हैव बीन ब्रॉट को आपको हटाना है। विजडम टू मैन, ऑप्शन चेंज द अंडरलाइन एक्सप्रेशन। ऑप्शंस आर ब्रिंग, ब्रिंग्स, आर ब्रिंगिंग या इज ब्रिंगिंग। बताइए कौन सा करेक्ट करेंगे, तो आंसर बताएं बच्चों, क्या करेक्ट करेंगे आप। बहुत ही आसान सा है, एज एंड एक्सपीरियंस है ना। एज एंड एक्सपीरियंस क्या है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ पहलू है। जैसे आप राइस एंड करी कहते हो, टाइम एंड टाइट कहते हो, ठीक ना, उसी प्रकार से आप एज एंड एक्सपीरियंस यानी उम्र और अनुभव, ये एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में है, तो ये सिंगुलर बन जाएगा। तब आपको करेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिंग्स विजडम टू मैन, यानी उम्र और अनुभव एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। तो बनाते हैं, आपने क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर के रूप में यूज़ करते हुए आपको ब्रिंग को नहीं, आर ब्रिंगिंग को नहीं, इस ब्रिंगिंग को भी नहीं करेक्ट करना है। ये मात्र प्रेजेंट टेंस के रूप में यूज़ होगा। तो ब्रिंग्स विजडम टू मैन, ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19। इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। वी वर, आपको बताना है सेटिस्फाई के पहले क्या लगेगा, विद द सर्विस ऑफ द रेस्टोरेंट। बताइएगा मिस सेटिस्फाइड करें कि डिससेटिस्फाइड करें कि अनसेटिस्फाइड करें या इनसेटिस्फाइड करें, क्या करेक्ट करेंगे आप, बताइएगा। बिल्कुल सही, डिससेटिस्फाइड होता है ना, सेटिस्फाई का उल्टा डिससेटिस्फाइड। बस आपको ध्यान करना है कि कौन सा सुटेबल प्रीफिक्स यूज़ होगा। तो डिससेटिस्फाइड कंप्लीट करें, तो यहाँ पर आपका सी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल सही। आसान है, आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन, आपको चेंज करना है। एक वर्ड है जिसको वर्ब के रूप में दिया गया है, नाउन बनाना है, ओके। तो आप इसको बताएं। अप्रूव है, अप्रूव एक वर्ब है जिसको आपको नाउन चेंज करना है। ऑप्शन है अप्रूव्ड, अप्रूविंग, अप्रूवल और नन ऑफ द अबव। क्या करेंगे यहाँ, वर्ब को नाउन में चेंज करना है। आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। बस आप नोट डाउन कर लें। देखें, कभी भी अगर आपके सेंटेंस में शिप हो, डम हो, ओके, ए एल हो, या क्या हो, आई टी वाई हो, और आपको मिल जाए नेस, ए एन सी ई एन सी ई, ए टी आई ओ एन, नोट करते चलें, टी आई ओ एन, डबल एस आई ओ एन, एस आई ओ एन, आई ओ एन, ठीक है। कुछ ऐसे जो है सफिक्स हैं जो आप ऐड कर दो तो ये वर्ड नाउन बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर।
चूज द सुटेबल सफिक्स फॉर द गिवन वर्ड प्राइवेट। प्राइवेट को आपको बताना पड़ेगा कि प्राइवेट में कौन सा सफिक्स यूज होता है। पहला ऑप्शन ले ले आई टी वाई, दूसरा ऑप्शन ले ले आई ओ यू एस, तीसरा ले ले ए सी वाई और चौथा नेस। बताएं क्या यूज करेंगे, बताएं क्या करेक्ट करेंगे आप। प्राइवेट में क्या ऐड कर देंगे कि ये एक सुटेबल वर्ड बन जाए। आप जानते हैं ना प्राइवेसी की प्राइवेटी की प्राइवेटियस या प्राइवेटनेस। क्या करेंगे यहाँ देखिए बच्चे, आप जो है सी डी में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट प्राइवेसी होता है। आप कहते नहीं हो हर एक की एक प्राइवेसी होती है, कहते हो ना। तो प्राइवेसी एक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपका यही आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बाकी अदर्स विल बी इनकरेक्ट। याद आया ना, याद कर लें। सफिक्स और प्रीफिक्स वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं, वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट ऐड ई आर। आपको याद रखना पड़ेगा कि ई आर वर्ड यूज नहीं कर सकते, किसमें, एज अ सफिक्स। बताइए, सून में ई आर यूज करेंगे। चलिए कर लिया जाए, यूज करके देखा जाए। सून में अगर ई आर यूज करेंगे तो सूनर बनता है ना। नाउ में यूज करेंगे ई आर तो नाउअर बनता है। बस अभी आपको बस यही देखना पड़ेगा, यही तो आपके दिमाग में आएगा। क्विक में अगर आप यूज़ करेंगे तो क्विकर बन जाएगा, विक में अगर आप यूज़ करेंगे तो वीकर बन जाएगा, है ना। बट इसमें कौन कौन सा सही है देखना पड़ेगा। सूनर सही है, क्विकर सही है, विकर सही है, नाउअर आपका इनकरेक्ट है। कहीं आपने नाउअर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना। न्यूअर होता, न्यूली होता तो मान लेते आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका न्यू नहीं यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपने देखना है नाउ करना है, नाउअर गलत हो गया। तो यही आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट मतलब इसके लिए इस इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट ही ढूंढना था, मतलब कौन से में नहीं यूज़ हो सकता, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो हर तरह के क्वेश्चंस बच्चों आपको देने का प्रयास किया जा रहा है, और ठीक उसी प्रकार आप भी मेहनत करते रहें जिस प्रकार से आपको क्वेश्चंस देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ना। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखें। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। बॉडी का आपको एडजेक्टिव बताना है। बॉडीनेस बनाएंगे, बॉडीली बना देंगे, बॉडीफाई बना देंगे या फिजिकल बना देंगे। बॉडी शब्द को इंक्लूड करके बनाना है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए बनाए जाते हैं, समय निकाल के समय दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के आपको दे दिया गया। आप कहीं से यूट्यूब पर आप देख लें, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन हूबहू आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको आप देख लें, ये क्वेश्चंस आपको चेंज करके अलग अलग तरीके से आपको दिया जाता है कि आपको एक आइडिया लग सके कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से उठाया और कहीं को लिख दिया, ठीक ना। बताइए, बॉडीनेस बनाएंगे, बॉडीली बनाएंगे, बॉडीफाई बनाएंगे, फिजिकल बनाएंगे, क्या बनाएंगे। आपको एडजेक्टिव बनाना है। आपने पता चल गया कि एनी डबल एस हो तो नाउन बनता है। बॉडीली आपने करेक्ट करना है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। कहीं पर आई एफ वाई अगर हो, यानी एफ वाई तो कहते नहीं, मॉडिफाई, क्वालिफाई, और आप कहते हो ना एडजेक्टिफाई, बॉडीफाई, तो ये सब वर्ब होता है। आइडेंटिफाई, फाई लगा के वर्ब बनता है। और फिजिकल तो ये इस रूट का वर्ड ही नहीं है, तो बॉडी का बॉडीली एडजेक्टिव है, शारीरिक। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल बहुत से बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है, 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे। चूज द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्योर। प्योर के साथ आप क्या लगाएंगे। इम्प्योर बनाएं, इरप्योर बनाएं, डिसप्योर बनाएं, अनप्योर बनाएं। बहुत से बच्चे इम और अन में कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। बाकी बी और सी तो बिल्कुल लग रहा है कि नहीं होगा। सफिक्स और प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग प्रत्यय हिंदी में पढ़ते हैं ना, ठीक उसी प्रकार देखिएगा, याद रख लें। बस बहुत आसान सा है कि जो है पी वाले वर्ड के साथ आई एम लगता है, बस आप इतना याद रख लें। जैसे देखिए, प्रॉपर है,
प्रॉपर के साथ आप क्या लगा देते हो, इम्प्रॉपर लगा देते हो। पॉसिबल के साथ आप क्या लगा देते हैं, इम्पॉसिबल लगा देते हैं ना। प्योर के साथ वैसे आप लगा देंगे, इम्प्योर लगा देंगे। ओके, और आप देखिएगा प्रॉफिट है, इम्प्रॉफिट लगा देते हैं। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, पॉसिबल, प्योर में इम्प्योर, इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। और आई आर हो तो इर्रेगुलर, आई डबल आर, और आई एल हो तो आई एल जो है एल हो तो आई एल जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग देखना पड़ेगा। डेमोक्रेसी, डेमोन्स्ट्रेशन, हैंडफुल या जेन्युइनली, इसका मतलब आपका एक देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो डेमोक्रेसी की स्पेलिंग क्या होती है, डेमोक्रेसी, यही तो करते हो। हाँ बिल्कुल सही, ये तो करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो चलिए डेमॉन्स्ट्रेशन, डेमॉन्स्ट्रेशन आप यही यूज़ करते हो, ये भी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ जाएं। हैंडफुल में हैंड, और जब FULL आप लगाते हो तो एक नया शब्द बनता है HANDFUL। मैंने बार बार बताया है कि एक एल हट जाता है, यूज़फुल, ब्यूटीफुल, हैंडफुल, टेस्टफुल, है ना। तो ये आपने यही इनकरेक्ट था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही जो है आंसर हो जाएगा। जेन्युइनली का GENUINELY, जेन्युइनली, ये तो करेक्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी आंसर में एक एल हटा देना पड़ेगा। तो आपने आंसर 25 का सी प्राप्त कर लिया। ओके, तो बच्चों बताइए आपको क्लासेज कैसे लगी, अपने स्कोर ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, और शेयर भी करें, आपका कर्तव्य बनता है। मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ आपसे बच्चों, आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। जो भी समस्या हो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, बहुत मेहनत करें, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही की जाने वाली मेहनत ही आपको एग्ज़ाम में काम आएगी, है ना। तो धीरे धीरे ही सही करते रहिए, चलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे कि मुझे नोट करना चाहिए, वो नोट डाउन ज़रूर से ज़रूर कर ले। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत धैर्य से सुना। थैंक यू सो मच।